हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर हम वुड का घोषणा पत्र सन 1854 लेकर के उपस्थित हुए हैं। नया वीडियो है और इसको हम जो प्रारंभ करेंगे तो करते हैं सन 1835 से। जो मैकाले का जो आज्ञा पत्र आया था वो 1835 में आया था। अब 1835 से लेकर के 1853 तक जो भारतीय जगत में जो शिक्षा का क्षेत्र था वो एक तरीके से अंग्रेजी का युग बन गया था। जैसे कहते हैं अंग्रेजी का प्रभुत्व हो गया था। और वो इतने दरमियान में बहुत सारी भारत में ईसाई मिशनरियाँ भी आईं जिन्होंने आकर के स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की। और 53 के अंत तक अंग्रेजी शिक्षा जो है पूरी तरीके से और अपने पैर जमा चुकी थी। और उस समय में जो भारतीय शिक्षा थी उसका पूरी तरीके से तिरस्कार किया जा चुका था और उसे निकम्मा कहना चाहिए ठहरा दिया गया था। लेकिन जिस समय जो वुड आए, चार्ल्स वुड, तो उनके सामने जब समस्या आई तो उन्होंने क्या किया, सन 53 में जो 1835 का ही जो आज्ञा पत्र था उसे पुनः उसे जो है और अवलोकित किया गया उनके द्वारा। और उसमें जो पार्लियामेंट ने निर्णय लिया कि भारतीय शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर विचार करके जो उसमें जो जितने भी मामले थे भारतीय शिक्षा से संबंधित उनको विचार करके सुलझाने के लिए निर्णय लिया गया। और उस अपने निर्णय को कार्य रूप देने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया कि उसको कैसे कार्यान्वित किया जाए, तो उसके लिए एक जांच समिति का गठन किया गया। और उस जांच समिति को कहा गया कि शिक्षा से भारतीय शिक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने सुझाव वह प्रस्तुत करें। तो 19 जुलाई सन 1854 को जो कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने जांच समिति की सिफारिश के आधार पर एक आदेश पत्र जारी किया। ये था 19 जुलाई सन 1854 में। चूँकि 53 में उसकी जो समिति थी, समिति का गठन किया गया था और 54 तक उन्होंने एक आदेश पत्र जारी कर दिया जिसे हम वुड के घोषणा पत्र के द्वारा के नाम से जानते हैं। और इसको ऐसा क्यों जानते हैं, उसका कारण था कि जो उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सभापति था वो चार्ल्स वुड था और उसी के आदेशानुसार ये कार्य किया गया था, उसी के देखरेख में किया गया था, इसलिए इसको वुड का घोषणा पत्र कहा गया है। इस आदेश पत्र में क्या था कि 9 तो अनुच्छेद थे और प्रत्येक अनुच्छेद में जो भारतीय शिक्षा के पहलू पर हर एक पहलू पर विचार किया गया था और इसे कहा गया था। इसमें जो सिफारिशें थीं वो ये थीं, सबसे पहली सिफारिश थी कि शिक्षा का उत्तरदायित्व किसके ऊपर होना चाहिए। तो जो शिक्षा का उत्तरदायित्व था वो पूरी तरीके से कंपनी के ऊपर सौंपा गया कि जितना भी कार्य है शिक्षा का, जो शिक्षा जगत में प्रसार करने का या जैसा भी है, शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो कंपनी के ऊपर है। और ये कहा गया कि जो शिक्षा का कार्य है वो सबसे अधिक पुण्य का काम है, इसलिए ये काम कंपनी को ही करना है। सेकंड था शिक्षा का उद्देश्य, यानी उस शिक्षा का उद्देश्य क्या रहना चाहिए या क्या उन्होंने रखा। तो उसमें 4 उद्देश्य उन्होंने मुख्य रूप से बताए थे। तो पहला जो उद्देश्य था वो था हमारा भारतीय जो नागरिक थे उनकी जो मानसिक और चारित्रिक उन्नति थी उसको सर्वोपरि रखा गया था कि भारतीय लोगों की जो शिक्षा है वो इस तरीके की हो कि उनकी मानसिक उन्नति भी हो और चरित्र की उन्नति भी हो। दूसरा था कि जो भारतीय शिक्षा है जो नागरिकों को दिया जाना है तो उसके लिए क्या है, पश्चिमीकरण किया जाना बहुत अधिक आवश्यक था। तो नागरिकों का तो पश्चिमीकरण किया गया जिससे कि वो भौतिक साधनों में वृद्धि कर सकें अपने में, यानी भौतिक साधनों में वृद्धि के लिए नागरिकों का पश्चिमीकरण किया गया। थर्ड जो था उद्देश्य वो ये था कि जितने भी शिक्षित लोग थे उनके द्वारा यानी अधिक से अधिक शिक्षित बनाए जाएं जिससे देश की नींव जो है वो अच्छे से और मजबूत की जाए और सुयोग्य बनाई जाए, यानी सुयोग्य लोगों को और देश की नींव मजबूत करने के लिए उसमें अंग्रेजी का प्रभुत्व बहुत अधिक मात्रा में डाला गया। चौथा जो उनका था, यानी जब ये तीनों योग्यताएं हैं जिसके पास में, और इसके बाद देश को समृद्धिशाली बनाना है। भारतीय नागरिकों के द्वारा देश जो है वो उन्हीं के द्वारा कार्य कराया जाए और उन्हीं के द्वारा उसे समृद्धिशाली बनाया जाए। ये जो थे ये 4 प्रमुख उद्देश्य थे। थर्ड पॉइंट जो था उनका पाठ्यक्रम का था, यानी पाठ्यक्रम में क्या क्या रखा जाए। ये तीसरी उनकी जो होती सिफारिश थी तो वो ये थी कि जो भाषाएं थीं तो भाषाओं में तो 3 भाषाएं उन्होंने मुख्य रूप से बताई थी, अरबी, फारसी और संस्कृत। ये तो बहुत उपयोगी थी। इसके अतिरिक्त
उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए क्या किया था कि जो यूरोप के समुन्नत जो कला कौशल था, यूरोप के समान था, समुन्नत था कला कौशल, उसको महत्व दिया गया। विज्ञान को, यूरोप के विज्ञान को महत्व दिया गया, यूरोप के दर्शन को महत्व दिया गया और यूरोप के ही साहित्य को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया, महत्व दिया गया। 4th नंबर है शिक्षा का माध्यम। तो शिक्षा का जो माध्यम था, जो मैकाले ने रखा था, वो लगभग इंग्लिश रखा था और अन्य भाषाओं पर उन्होंने इतना विशेष जोर नहीं दिया था। लेकिन इस समय में जो शिक्षा का माध्यम रखा गया था वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों रखा गया था। किसी में भी जो भारतीय लोग थे वो किसी भी भाषा में अपनी शिक्षा का अध्ययन कर सकते थे। अगला जो पॉइंट था 5वां, वो था शिक्षा विभागों की स्थापना। यानी अब चूँकि शिक्षा को चला रहे हैं, शिक्षा का माध्यम रखा गया है, तो सबसे पहले विभागों की स्थापना होनी चाहिए। तो शिक्षा विभागों में जो प्राचीन प्रांतीय बोर्ड थे उनको तो समाप्त कर दिया गया, जो पुरानी जो शिक्षा समितियां थीं उनको समाप्त कर दिया गया था और उसकी जगह क्या था, हर प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। और उस लोक शिक्षा विभाग का जो अधिकारी होता था, प्रमुख अधिकारी, वो लोक शिक्षा संचालक कहलाया। उसके अंडर में काम करने वाले और भी अधिकारी थे। तो उन अधिकारियों में जो था, यानी जो प्रमुख अधिकारी लोक शिक्षा संचालक के अंडर में काम करने वाला एक लोक उप शिक्षा संचालक था। इसके अलावा विद्यालय निरीक्षक थे और सहायक विद्यालय निरीक्षक। इनकी नियुक्तियों की सिफारिश की गई कि इनकी नियुक्तियां की जाएं, उसके बाद में शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थापना की। विद्यालय तो जो बने हुए थे वो थे ही, लेकिन उसके अतिरिक्त उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थापना की। और विश्वविद्यालय में जो उनका आधार रखा गया वो था लंदन विश्वविद्यालय के। जिस तरीके से लंदन में विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उसी तरीके से उच्च शिक्षा के जो केंद्र हैं वो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, 3 ही जगह बनाए गए। और वो जो उनका जो आधार था वो लंदन विश्वविद्यालय था। और उसी तरीके से उनका क्रम बनाया गया था प्राथमिक स्तर से और उच्च स्तर तक। तो जो निर्धारित क्रम किया गया था वो भी लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर था कि सबसे पहले तो देशी प्राथमिक विद्यालय थे, उसके बाद मिडिल स्कूल थे, यानी पहले प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करें, फिर मिडिल स्कूल में जाए, उसके बाद हाई स्कूल थे, हाई स्कूल यानी 10वीं तक की शिक्षा, और उसके बाद इंटर कॉलेजेस, जिनको कॉलेज के नाम से बोला गया, जो 12वीं तक की शिक्षा देते थे। उसके बाद जो शिक्षा संस्थाएं थीं वो विश्वविद्यालय कही गई, जो 12वीं के बाद में शिक्षा दी गई। तो ये क्रम उन्होंने निर्धारित किया था। 7वां पॉइंट है जन शिक्षा का विस्तार। मैकाले ने जो शिक्षा दी थी वो छनाई के सिद्धांत के आधार पर दी थी, जिसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आगे के वीडियो में। उसके लिए एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे। छनाई का सिद्धांत, जिसे निस्यंदन का सिद्धांत, यानी उनका कहना ये था कि उच्च वर्ग को केवल शिक्षित किया जाए, उसके अंदर या जो कहना चाहिए जिन पे धन संपत्ति अच्छी होती है, अमीर वर्ग को, यानी अमीर वर्ग को शिक्षित किया जाए। जो गरीब वर्ग है वो उन अमीरों के यहाँ काम करके स्वयं से शिक्षित हो जाएगा। तो ये उनकी निस्यंदन थ्योरी थी मैकाले की। इन्होंने, वुड ने क्या करा था, उस मैकाले की निस्यंदन थ्योरी का खंडन करते हुए जन शिक्षा का विस्तार किया था। यानी प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो निर्धन है या वो अमीर है, पैसे वाला है, तो सभी को शिक्षा का पूर्ण अधिकार दिया गया था। सभी वर्ग के बालकों को शिक्षा दी गई थी। इसमें कोई जाति का भेद नहीं था, कोई अमीर गरीब का भेद नहीं था। सभी को शिक्षा का अधिकार दिया गया था, पूरी को विस्तार करने के लिए, शिक्षा का विस्तार करने के लिए, जिसमें निर्धन बालकों के लिए उन्होंने शिक्षा वृत्ति का भी प्रावधान रखा था। अगला पॉइंट है सहायता अनुदान प्रणाली। सहायता अनुदान प्रणाली जो है कि शिक्षा संस्थाएं चलेंगी किससे। सहायता अनुदान प्रणाली में शिक्षा संस्थान किससे चलेंगी, उसके लिए धन कहाँ से आएगा, तो उसके लिए अनुदान था कि जो अधिक अमीर व्यक्ति थे वो उसमें अनुदान दिया करते थे, या फिर कंपनी के लोग उसमें अनुदान दिया करते थे, अधिक से अधिक धन लगाया करते थे शिक्षण संस्थाओं में। तो शिक्षण संस्थाओं में धन से जो संबंधित कार्य थे वो थे कि संस्था से संबंधित कार्य उसी धन के द्वारा किए जाने हैं। पुस्तकालयों की स्थापना या पुस्तकालयों में जो पुस्तकों की व्यवस्था है वो उसी धन के द्वारा की जानी है। प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की जानी है। विद्यालय भवन का रख रखाव, मेंटेनेंस भी उसी के द्वारा किया जाना है। इसके अतिरिक्त निर्धन और मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ,
इन सब के लिए उन्होंने धन की सिफारिश यानी अनुदान की सिफारिश की थी कि जो कंपनी दे या फिर अमीर व्यक्ति दें। अगला पॉइंट था अध्यापकों का प्रशिक्षण, यानी संस्थाओं को चलाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का भी अभाव था, जिसके लिए वुड ने सिफारिश की थी कि अध्यापकों का जो प्रशिक्षण है उनके लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए और जो प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनके लिए छात्रवृत्तियां और उचित वेतन दिया जाए जो अच्छा कार्य कर रहे हों। अगला पॉइंट था व्यावसायिक शिक्षा। व्यवसाय से संबंधित जितनी भी शिक्षा थी, व्यापार है या और टेक्निकल शिक्षा है, इन सभी से संबंधित उसके लिए आवश्यक स्कूलों की और कॉलेजों की स्थापना पर बल दिया गया था। इसके अतिरिक्त स्त्री शिक्षा, इससे पहले स्त्रियों को घरों में बंद किया जाता था, बहुत कम ना के बराबर स्त्रियां, भारतीय शिक्षा में स्त्रियों की जो शिक्षा थी वो कम कर दी गई थी, ना के बराबर कर दी गई थी। कुछ ही परिवारों की स्त्रियां जो है शिक्षित हुआ करती थी, बाकी कोई भी शिक्षा नहीं। तो इन्होंने स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए उनके लिए शिक्षा का विशेष प्रावधान दिया था। मुस्लिमों की शिक्षा, मुस्लिम जाति आज भी बहुत पिछड़ी है और तब भी बहुत पिछड़ी थी। उनके यहाँ पर्दा प्रथा इतना अधिक है कि जिसके कारण आज भी मुसलमान जाति शिक्षा पर उतना विशेष ध्यान नहीं देती है। तो उस समय में भी उन्होंने मुसलमानों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। अगला था पॉइंट देसी भाषाओं को प्रोत्साहन, कि जो हमारे भारत देश में बहुत सारी भाषाएं चलती थी, प्राचीन भी थीं और नई भी थीं। बहुत सारी भाषाएं थीं जिनमें से कुछ प्राचीन भाषाओं को, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, या इन भाषाओं को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया गया था। प्रोत्साहित करने के लिए इनके लिए क्या किया था कि उच्च श्रेणी के साहित्य जो साहित्य थे उन्हें लिपिबद्ध किया गया, लिपि के रूप में उन्हें तैयार किया गया, उन्हें कॉपियाँ या किताबें उनकी तैयार की गईं और उनको लिखने वाले जो लेखक और कवि थे उनको बहुत अधिक अच्छा पारिश्रमिक देने का भी सुझाव दिया गया। अगला पॉइंट है, ये अंतिम पॉइंट है, ये है शिक्षा व रोजगार, यानी शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने का। तो इसमें इन्होंने ये प्रावधान रखा था कि जो अंग्रेजी स्कूलों से या कॉलेजों से शिक्षा ग्रहण करेंगे विद्यार्थी, उनको ही केवल कंपनी रोजगार दिलाएगी, बाकी अन्य लोगों को रोजगार नहीं दिलाएगी। यानी हिंदी माध्यम से पढ़ने वालों के लिए कोई रोजगार नहीं था, वो अपना स्वयं का कार्य कर सकते थे। और जो अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित थे वो जो हैं वो स्कूल या कॉलेजों में या फिर अन्य किसी रोजगार कंपनियों में उनको रोजगार देने का प्रावधान दिया गया था। और ये इसलिए किया था जिससे कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, वो अपनी शिक्षाओं को बढ़ावा दे सकें। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।